नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो इस वक्त हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले यूक्रेन से आ रही एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल यूक्रेन का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव, वहां पर रूस की भीषण बमबारी जारी है और खार्किव के स्ट्रीट मार्केट में रूसी मिसाइल हमले के बाद भीषण आग लग गई और आग इतनी ज्यादा भयानक है कि धुआं दूर तक भी देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं खार्किव शहर की, जहां एक और हिंदुस्तान में पूरा देश होली के रंग में सराबोर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं, यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है, उसकी तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं। और युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहा यूक्रेन किस तरीके से तबाह और बर्बाद हो रहा है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्ट्रीट मार्केट की तस्वीरें हैं खार्किव के, जहां पर भीषण बमबारी हुई है और उसके बाद आग की जो लपटें हैं दूर तलक दिखाई दे रही हैं। धुएं का गुबार तो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है। तो आज रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसका 23वां दिन है और 23वें दिन भी भीषण जंग जारी है और एक एक करके तकरीबन 24 ऐसे बड़े शहर हैं यूक्रेन के जहां पर भारी हमले हो रहे हैं रूस की तरफ से। और खार्किव ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो कि अब एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि बाइडेन ने पुतिन को ठग कहा है, प्योर ठग, हत्यारे तानाशाह ने युद्ध छेड़ा। यह अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन और रूस के हमले के बीच अमेरिका और रूस के बीच भी तल्खी नए स्तर पर पहुंचती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को एक बार पहले अभी हमने आपको बताया था कल की वॉर क्रिमिनल कहा था, लेकिन अब उन्हें प्योर ठग कहा है। Generic point is that now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. And Putin is paying a big price for his aggression, and they are part of the reason this cost is going so high. तो आप देखिए कि किस तरीके से रूस और अमेरिका की तल्खी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच देखिए रूस की तरफ से, मॉस्को की तरफ से भी पलटवार हुआ है। बाइडेन के इस बयान पर रूस ने कहा है कि यह बेतुका बयान है जिसे नहीं देना चाहिए था। जिस देश ने हारे हुए देश पर परमाणु बम गिराया हो, ऐसा बयान उस देश को नहीं देना चाहिए। उस देश का मुखिया नहीं दे सकता ऐसा बयान। जो देश दुनिया भर में बम बरसाता रहा, उस देश को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। बाइडेन के बयान पर रूस की तरफ से यह बड़ा पलटवार हुआ है। यह बयान स्वीकार नहीं होगा, यह बात कही। Президент очень мудрый и дальновидный и культурный международный деятель и глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена, я уже вчера сказал, они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны. А главное, наверное, не может иметь права их делать глава गवर्नमेंट। और इन सब के बीच देखिए एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि रूस रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। ब्लिंकन की तरफ से यह बात कही गई है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पताल, स्कूल और बच्चों के बोर्डिंग पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसी हफ्ते अस्पताल, 3 स्कूल और बोर्डिंग पर हमले किए गए हैं। छत पर रूसी भाषा में चिल्ड्रन लिखा था, लेकिन उसके बावजूद हमला किया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, और एंटनी ब्लिंकन ने यह बात कही है कि रूस लगातार अस्पतालों को निशाना बना रहा है, बच्चों के बोर्डिंग पर हमला कर रहा है। Russia launched its unprovoked war on Ukraine. With every day that passes, the number of civilians, including children, killed and wounded, continues to climb. Russia continues to attack civilian sites, including this week alone, a hospital, 3 schools, a boarding school for visually impaired kids in the Luhansk region of Ukraine. Yesterday, Russian forces bombed a theater in Mariupol where hundreds of people had been taking shelter. The word children had been written in Russian in giant white letters
on the pavement outside the building so that you could know from the air that there were children inside. Russian forces also opened fire on 10 civilians who were waiting in line for bread. Intentionally targeting civilians is a war crime. After all the destruction of the past 3 weeks, I find it difficult to conclude that the Russians are doing otherwise. और इन सब के बीच देखिए एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया, अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि रूस के 7 एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि 3 क्रूज मिसाइलों को भी हमने तबाह कर दिया है, और इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर और 3 यूएवी भी मार गिराए हैं। तो ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। दावा ये है कि यूक्रेन की वायु सेना की कमान जो है वो ये कह रही है कि 7 विमान और 1 हेलीकॉप्टर, 3 यूएवी और 3 क्रूज मिसाइलें हमने गिरा दी। लेकिन देखिए इन सब के बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम जो है वो पोलैंड की अपील पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है। और यह अपने आप में बड़ी खबर। दरअसल पोलैंड को यह आशंका है, या फिर नेटो देशों को भी यह आशंका है कि रूस अपने हमले का दायरा बढ़ा सकता है, और इस आशंका के तहत यह डेवलपमेंट हो रहा है कि ब्रिटेन पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। पोलैंड ने अपील की थी, उसके बाद ब्रिटेन सामने आया और ब्रिटेन ने यह बात कही कि अब वो पोलैंड को इसमें मदद करेगा, और ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम जो है वो वहां पर तैनात किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम, ये फर्स्ट ऑन न्यूज 24 आप देख रहे हैं पहली तस्वीरें। दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात करने का मतलब आप समझ लीजिए कि पोलैंड को यह डर है, और जो पश्चिम देश हैं उन्हें यह भी डर है कि रशिया जो है वो दरअसल यूक्रेन के आगे बढ़ते हुए अपने हमले का दायरा बढ़ा सकता है, और उस दायरे के तहत वो पोलैंड पर भी हमला कर सकता है। ऐसे किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा जरूरी और कारगर हो जाता है। ब्रिटेन से मदद मांगी पोलैंड ने, और पोलैंड को फौरन मदद मुहैया करा भी रहा है ब्रिटेन। वो इसलिए क्योंकि हवा में ही किसी भी तरह के हमले को ध्वस्त किया जा सके, निष्क्रिय किया जा सके, ये कोशिश। लेकिन इन सब के बीच देखिए रूस के जारी हमलों से मारियोपोल शहर तबाह हो गया है। शहर छोड़ने वाले लोगों की लंबी कतार भी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार विस्थापितों की संख्या बढ़ रही है। करीब 30,000 लोगों ने मारियोपोल छोड़ दिया है, और 3.5 लाख लोग रूसी बमबारी में अभी भी फंसे हुए हैं। यहां पर आपको यह समझना होगा कि लगातार जो रूसी हमले जारी हैं, तकरीबन यूक्रेन के 24 ऐसे शहर हैं जहां पर ये हमले लगातार किए जा रहे हैं, और रूस इन हमलों में और तेजी ला रहा है, क्योंकि कीव का किला फतह करने की उसकी कोशिश है। और जिस तरीके से पश्चिमी देश अपना रुख अख्तियार किए हुए हैं, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, जो बयानों के जरिए हमले किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुतिन के गुस्से को भड़काने वाला है, और उसका जो सीधा असर है वो यूक्रेन पर ही देखने को मिल रहा है। मारियोपोल शहर जहां पर तमाम लोग विस्थापित हुए हैं। तो देखिए ये ताजा डेवलपमेंट्स हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। हमने रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई इस वक्त की जो जंग चल रही है, बड़ी खबरें और बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचा दी हैं, लेकिन उसका हल क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, रूस यूक्रेन पर क्या पूरी तरह से कब्जा करेगा, या फिर यह जंग कुछ और लंबी खींचेगी, या फिर जल्द ही यह जंग खत्म हो सकती है, या फिर अमेरिका की तरफ से जो बयानबाजियां हो रही हैं उसका क्या असर होने वाला है। ये तमाम जो चीजें हैं उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि होली का मौका है, हम समझ रहे हैं कि पूरा देश होली के मौके पर रंगों में सराबोर है और उसकी खुमारी में है, लेकिन देखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट है ये, और इस डेवलपमेंट पर इस वक्त बातचीत करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए देखिए भारत से ही 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप इसकी अंदाजा लगाइए इसकी संजीदगी का कि होली के मौके पर ये 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ अपने अपने घरों से लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मेरे साथ जनरल अश्विनी सिवाच रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। जनरल अश्विनी, बहुत स्वागत है आपका सर। उसके अलावा मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत देवनाथ सर। और मेरे साथ पूर्व राजनयिक हैं जेके त्रिपाठी सर, वो भी जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये समझ रहा हूं कि होली का दिन है, घर का माहौल अलग होगा, गुजिया बनी होगी, सब कुछ तो चल रहा होगा, लेकिन आप लोगों की नजर रूस यूक्रेन में जो जंग चल रही है उसकी डेवलपमेंट पर भी पूरी बनी हुई है, और वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत अहम है। इसीलिए हमने आज ये डिबेट भी रखी है। जेके त्रिपाठी सर,
पहले मैं आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूं क्योंकि इसका डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट जो है इस वक्त समझना बहुत जरूरी होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप है या फिर अमेरिका, सीधे सीधे वो यूक्रेन की मदद तो नहीं कर रहा है, मॉरल सपोर्ट देने की बात कर रहा है। अलग अलग संसदों में स्टैंडिंग ओवेशन ज़ेलेंस्की को मिल जा रही हैं, लेकिन अपने बयानों से जो तलखी पैदा की जा रही है अमेरिका की तरफ से, पहले वॉर क्रिमिनल कह दिया गया, प्योर ठग कह दिया गया, ऐसा तो लगता है कि यह जंग को खत्म करने की कोशिश नहीं है बल्कि आग में घी डालने वाला काम लगातार अमेरिका कर रहा है। शायद उसका फायदा इसी में है। इस लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और ये बड़े दुख की बात है कि यूक्रेन में अभी तक युद्ध चल रहा है। मैं एक चीज और आपको अपनी बात शुरू करने से पहले कह दूं कि मैंने कई बार आपकी प्रोडक्शन टीम को कहा है कि मेरे पदनाम को पूर्व राजदूत लिखें, लेकिन शायद उनसे बार बार वही गलती हो जा रही है, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं। नहीं सर, मैं तो जानता हूं ना कि आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट और फॉर्मर एम्बेसडर में एम्बेसडर भी हैं। हाँ ठीक है, तो मैं फॉर्मर एम्बेसडर हैं आप, और ये फॉर्मर डिप्लोमेट के तौर पर वो गलती हो जाती है, इसको सुधरवाते हैं हम। लेकिन सर जो सवाल, उसका जवाब। जी मैं सवाल पे आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि ये निश्चित है कि अमेरिका और उसके नेतृत्व में नेटो के देश जो हैं वो लगातार रूस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको मतलब उत्तेजित कर रहे हैं। और पुतिन ने सही कहा है कि अमेरिका ने वियतनाम में बमबारी की, अमेरिका ने सीरिया में बमबारी की, अमेरिका ने कई जगह बमबारी की, और अमेरिका अब कह रहा है कि पुतिन ठग हैं या पुतिन हत्यारे हैं। तो ये तो वही चीज है कि जैसे कहते हैं ना कि केटल कॉलिंग स्पेड ब्लैक, वो चीज है। और दूसरी चीज देखिए ये है कि ये अभी भी इससे बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी ब्रिटेन ने कहा है कि हम एंटी एयर सिस्टम देंगे। अब ये कह के ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि रूस पोलैंड पर भी आक्रमण कर सकता है और नेटो के और देशों पर भी आक्रमण कर सकता है। ये इसलिए कि रूस ने पोलैंड पे कभी आक्रमण करने की बात न कही है, न उसने कभी ऐसा इरादा दिखाया है। हाँ, रूस ने चूंकि कीव के पश्चिम में जो एक शहर है पोलिश सीमा से 30 किलोमीटर दूर यूक्रेन में, जहां पर कि पोलैंड के रास्ते से तमाम नेटो देशों से छोटे हथियार आते थे, हैंड हेल्ड मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह आते थे और वहां डिपॉजिट होते, उस मिलिट्री बेस पे हमला किया है, जिससे कि सप्लाई की कमर टूट गई है। तो उससे अब ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए रूस यहाँ तक आ गया है, रूस आगे हमारे ऊपर भी चढ़ दौड़ेगा। अगर रूस को ऐसा करना होता तो पहले कीव में ही कारपेट बम्बिंग करके बर्बाद कर देता 2-3 दिन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये जान माल का नुकसान जो सिविलियंस का वो नहीं करना चाहते। लेकिन जो पश्चिमी वो है प्रोपेगेंडा है, इंफॉर्मेशन वॉर है, वो यही दिखा रहा है कि पुतिन एक हत्यारे, एक बर्बर, एक क्रूर और एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसके सामने नागरिक जीवन का, सिविल लाइफ का कोई मतलब नहीं है। अब वो दिखा रहे हैं कि स्कूल में साहब बॉम्बिंग हुई। मैं पूछता हूँ क्या स्कूल खुले थे? थिएटर में बॉम्बिंग हुई, क्या थिएटर खुला था? तो ये चीजें जो हैं ये एक प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है। थिएटर, स्कूल ये सब बंद थे और वहां पर ये भी साफ हुआ है पहले कुछ उसमें कि इवन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चल रहे थे यूक्रेन के। तो ऐसे में तो फिर कोई भी देश अगर वो युद्ध कर रहा है तो वहां आक्रमण करेगा। तो ये सिर्फ एक बढ़ाने की, एक उत्तेजित करने की वो है। और रूस की ओर से देखिए कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा। यही बयान आया कि भाई आपने भी नहीं, ठीक है, लेकिन सर मैं यही समझना चाह रहा हूं कि देखिए ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सभी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका डिप्लोमेटिक हल क्या आने वाले वक्त में क्या लग रहा है? क्योंकि इस तरीके से तो और ज्यादा एक तरीके से एक दूसरे के प्रति नाराजगी, नफरत वो बढ़ेगी। आग में घी डालने का काम अगर अमेरिका कह रहा है, कर रहा है, तो उसका दंश तो सीधे सीधे यूक्रेन को ही भुगतना पड़ेगा ना। जी देखिए, लेकिन वो ये सोच नहीं रहे हैं। एक तो इसमें देखिए, इसमें फायदा किसका हो रहा है? अंत में फायदा हो रहा है आर्म्स एंड एम्युनिशन के डीलर्स का, प्रोड्यूसर्स का, जो कि ये चीजें बनाते हैं। और वो इजरायली लॉबी है, अमेरिकन लॉबी है। और आपने जो कहा कि ये युद्ध कब तक खत्म होगा, इसका आगे भविष्य क्या है, तो मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि दोनों ही देश
दोनों ही देश एक ऑनरेबल एग्जिट की तलाश में है, यूक्रेन भी और रूस भी। और मेरे ख्याल से नाटो भी, क्योंकि जितना ही वॉर बढ़ रहा है उतना तीनों देशों के लिए खराब हो रहा है। नाटो की भी इज्जत जा रही है, रूस की भी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, और यूक्रेन में तो जानमाल का नुकसान हो रहा और है। ज़ेलेंस्की सीधे तौर पर टोन डाउन नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, इन सबके बीच देखिए, आपने कहा कि कई लोगों का जो फायदा हो रहा है उसमें अमेरिका का ये फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि बाइडेन ये भी कह रहे हैं कि हम लगातार रूस को कमजोर कर रहे हैं। वो साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि किस तरीके से अमेरिका इस युद्ध को और ज्यादा खींचना चाहता है। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। अब इस पूरी डेवलपमेंट में यूक्रेन बार बार रिटेलिएट कर रहा है, बार बार यह कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन अब जो है स्थिति ऐसी है कि बस अब निर्णायक दौर में शायद यह युद्ध पड़ रहा है, और उसके साथ साथ अमेरिका बार बार रूस को उकसा रहा है। पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि भले यूक्रेन और रूस आपस में बातचीत कर लें और आपस में एक समझौते पर आ जाएं, फिर भी पश्चिम देश और अमेरिका इस युद्ध को खत्म होने देना चाहते हैं। अरे आपकी देवनाथ सर, क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? आप कुछ इशारा कर रहे हैं? आवाज धीमी है लगता है। ओके, ठीक है देवनाथ सर, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दूर कराते हैं। और त्रिपाठी सर, आपकी जो बात थी उसको भी हमने ठीक करा दिया है। मैं अश्विनी श्रीवास्तव सर आपके पास आ रहा हूं। श्रीवास्तव सर, सेम क्वेश्चन मेरा आपके साथ है। क्या लग रहा है कि भले ये दोनों देश आपस में तो मान जाए, लेकिन पश्चिमी देश और अमेरिका तो नहीं चाहते कि ये जंग खत्म हो जाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? को हैप्पी होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो क्वेश्चन आपने पूछा बिल्कुल ठीक है। देखो, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है नेटो और अमेरिका की वर्सेस रशिया, और इसको लड़ा जा रहा है यूक्रेन के थ्रू। और ये सच्चाई है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो घी में, जो आग में घी का काम हो रहा है। मगर सच्चाई ये है कि ठीक है देवनाथ सर, हम आ रहे हैं आपके पास, आपकी ऑडियो ठीक करा रहे हैं। ठीक है श्रीवास्तव सर, कंटिन्यू करें आप। हाँ, देखो, इसको दो देश हैं जिसको इसका बहुत फायदा है। एक तो अमेरिका है और अमेरिका की लॉबी है, क्योंकि अमेरिका जो है दो चीजें देख रहा है। एक तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है यूरोप के अंदर जो गैस और ऑयल है उसका जो आता था अभी रूस से, वो बंद हो जाएगा और उसका एक प्रकार से मार्केट हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के पास काफी अनटैप्ड ऑयल और गैस है। और दूसरा है कि जो हथियार है, क्योंकि सबसे ज्यादा हथियार जहां बनते हैं वो अमेरिका में बनते हैं, और अमेरिका में जो हथियारों की लॉबी है वो बहुत ही जबरदस्त है। अब जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही है हथियार बिक रहे हैं, और होगा क्या, अब छोटे छोटे देश भी घबरा गए हैं। उनको लगता है कि कल को हमारे ऊपर भी युद्ध हो सकता है, तो हमें अपने आधुनिक हथियार खरीदने चाहिए। तो आने वाले समय में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हथियार खरीदे जाएंगे, और इससे अमेरिका को बहुत फायदा होने वाला। तो ये सच्चाई है। और नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है एक तो यूक्रेन को, वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है, और उसके साथ साथ नुकसान रूस को भी हो रहा है। रूस समझता है कि उसको नुकसान नहीं हो रहा, ये गलत है, क्योंकि रूस की जो इकोनॉमी है वो कोई खास बड़ी नहीं है, 1.48 ट्रिलियन डॉलर की है, इटली से भी छोटी है, जबकि भारत की जो इकोनॉमी है वो अप्रोक्सीमेटली 2.8 ट्रिलियन डॉलर है, और अमेरिका की 63 ट्रिलियन डॉलर। तो ऐसे में उसकी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी इतना बड़ा युद्ध, उसको भी नुकसान हो रहा है। इतने इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए हैं यूरोप की तरफ से, वो उसको आगे हर्ट करेंगे, और फायदा अमेरिका को और कहीं ना कहीं चीन को हो रहा है, क्योंकि ये जो गैस और ऑयल जो बेचता था वो यूरोप को, अब वो वहां नहीं दे पाएगा, वो चीन को देगा सस्ते दामों में, और डिपेंडेंसी रूस की चीन पे बढ़ जाएगी। तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है ये युद्ध जो है ये किसी के फायदे में नहीं है इन दोनों देशों के अलावा, और ये लड़ाई जितनी जल्दी रुके उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत ही नुकसान हो चुका है यूक्रेन को। 70% उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, और कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी को 30 से 40 साल लगेंगे दोबारा आने के लिए। और ऐसे में रूस को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है इट इज अ डिसएडवांटेज टू पुतिन। पुतिन की छवि जो पूरे वर्ल्ड में थी वो काफी हिट लिया है। लोग अभी रूस के अंदर भी इस लड़ाई के अगेंस्ट आ रहे हैं,
तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई समाधान, ये जो 15 पॉइंट एजेंडा है, इसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जेलेंस्की को भी समझ आया है कि अगर लड़ाई चलेगी तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा और रूस को भी लेकिन सर, लेकिन ये जो 15 पॉइंट एजेंडा की बात कर रहे हैं आप, या हमने देखा 3-4 दौर की 5 दौर की बातचीत भी हो गई, इसका आगे नतीजा क्या होगा? कोई मीडिएटर तो चाहिए शायद, क्योंकि अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई मीडिएट करने के लिए आ रहा है पूरी तरह से। हाँ, इजराइल कर रहा है। देखो, इसके अंदर जो बेनेट नफ्ताली है, इजराइल जो है वो इसके अंदर काफी मीडिएशन कर रहा है। उसके दोनों तरफ फायदे हैं, क्योंकि उसके रिलेशनशिप यूक्रेन से भी हैं और जेलेंस्की एक जू ओरिजिन के हैं और वो रूस के साथ भी क्लोज है और अमेरिका से तो है ही इजराइल। मुझे लगता है इजराइल जो एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है और कुछ ना कुछ हाल निकलेगा। सच्चाई ये है, एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है श्रीवास्तव सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, इस बात को हम पूरी करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। WHO ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन पर हमला कर रहा है रूस। WHO ने कहा, और अब तक 43 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पर रूस हमला कर चुका है। WHO ने रूस पर यह बड़ा आरोप लगाया है। तो देखिए, जो बात हमने देख रहे थे कि एंटनी ब्लिंकन कर रहे थे, उसी को कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहा है, उसी को अक्लेम कर रहा है WHO, और उसी बात को कह रहा है। और मैं त्रिपाठी सर आपके ही पास आ रहा हूं, WHO के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? जो आप प्रोपेगेंडा वार की बात कर रहे थे, एक पोस्चरिंग की बात कर रहे थे, शायद उसका ये अगला कदम। देखिए, ये बिल्कुल सही है। और क्या है कि ये बयान जो है वो करेक्ट है, लेकिन पार्शियली करेक्ट है, आंशिक रूप से सत्य है। ये सत्य है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे हमला हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे थे। रूस ने कहा है और अमेरिका ने भी माना है कि 30 ऐसी लेबोरेटरीज थी जो इसमें अमेरिका के सहयोग से जैविक विषाणु बनाए जा रहे थे, जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों के होते। रूस ने ये कहा कि ठीक, रूस ने अभी तो वीटो कर दिया सुरक्षा परिषद में, लेकिन रूस ने कहा है कि वो अपना एक और प्रस्ताव ला रहा है जिसमें अमेरिका द्वारा जैविक इनको प्रयोगशालाओं को वहां बनाए रखने के खिलाफ बात की जाएगी। तो ये जैविक प्रयोगशालाएं 30 तो मानी हुई। त्रिपाठी सर, क्या ऐसा भी है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस भी हो रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अस्पतालों से देखिए, कुछ अस्पतालों से मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे। खार्किव में आपने देखा कि अमेरिका, वो नाटो कहता रहा कि नहीं खार्किव में अस्पतालों पे आक्रमण हुए, और ये भी कहा, यूक्रेन में प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि खार्किव में अस्पताल से लोगों को विस्थापित कर दिया गया था। और एक वीडियो ये भी आया था कि खार्किव में छत पे लोग बंदूक लिए हुए यूक्रेनी सैनिक खड़े हैं। जहां जहां पॉइंट आउट कर रही है रूसी सेना, वहां वहां हमले कर रही है, भले वो रिहायशी इलाका हो, भले वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना हमला करेगी। मैं श्रीवास्तव सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उस पर आ रहा हूं। देखो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज खालिद ये है कि कहीं ना कहीं जो रूस ने बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया। पुतिन ने यह सोचा था कि जिस प्रकार से उसकी सैन्य शक्ति है कि बहुत ज्यादा, 10 गुना ज्यादा थी यूक्रेन की, वो 10 दिन में पूरे यूक्रेन को काबू कर लेगा। ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखें, रूस जो है $62 बिलियन। नहीं सर, बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि रूस जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ हमले नहीं कर रहा है, वो बहुत समझ करके धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। ये भी तो शायद एक पार्ट है। ये आप कहां गलत बात आ रहे हैं खालिद? उसकी क्षमता नहीं है, उसकी इकोनॉमी छोटी है। उसने ये सपने में नहीं सोचा था कि खार्किव नहीं गिरेगा। जो खार्किव है वो डोनेबस के साथ में ईस्ट यूक्रेन के साथ, खार्किव एक फाइनेंशियल कैपिटल है। 3 बार उसने बोल दिया कि मैंने उसको ले लिया। और क्या ये मिसकैलकुलेशन ज़ेलेंस्की की तरफ से भी हुआ? खालिद, कि जो लड़ाई की काबिलियत है, इट इज मैन बिहाइंड द गन। और आपको ये समझना है कि रूस के अंदर अभी इतने दिनों से उन्हें लड़ाई नहीं लड़ी है। ग्राउंड पे सिचुएशन, जब से स्टिंगर मिसाइल, उसके बाद जेवलिन मिसाइल और ये स्विच ब्लेड जो ड्रोन है, उसने काफी हद तक ठीक है सर, मेरे पास समय बिल्कुल अब नहीं बचा हुआ है, इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों मेरे साथ जुड़े और होली के मौके पर भी समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।